नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डी कोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो देश में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन भारत के लोग और भारत के परिवार अब भी सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हर रोज इस कहानी की नई नई परतें खुल रही हैं और हर परत में एक नई सीख छिपी हुई है। आज सबसे बड़ी बात यह हुई कि सोनम का भाई राजा के परिवार से मिलने के लिए उनके घर गया और वहां उसने राजा के परिवार से माफी मांगी है। और दूसरी बात यह है कि राजा के शोक में डूबे हुए परिवार का घर अब एक मीडिया सेंटर बन चुका है। घर के जिस हॉल में शोक सभा होनी चाहिए थी, जहां परिवार को बैठना चाहिए था, वहां पर आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इस परिवार को अपने बेटे का शोक मनाने का भी जरा भी समय नहीं मिला। राजा के घर में उसके परिवार के सदस्य कम दिखते हैं और मीडिया के लोग ज्यादा। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत की जनसंख्या अब 146 करोड़ हो चुकी है और एक जमाने में परिवार नियोजन के जो स्लोगन पूरे देश में गूंजते थे, अब हमने उस लक्ष्य को हासिल तो कर लिया, लेकिन अब वो लक्ष्य हमारे किसी काम का नहीं है। और उसका कारण यह है कि हम दो हमारे दो के नारे वाले देश भारत में महिलाएं औसतन 2 से भी कम बच्चों को अब जन्म दे रही हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो भारत अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी युवा जनसंख्या ऐसे ही बरकरार रहे तो हमें 2.1% की जन्म दर चाहिए होगी। यानी एक जमाने में तो हम कहते थे कि 2 बच्चों से ज्यादा मत पैदा कीजिए, हम 2 हमारे 2, लेकिन अब हमें उससे भी ज्यादा की आवश्यकता है। और आखिर में आपको बताएंगे कि चीनी कम के बाद अब नमक कम का दौर शुरू हो गया है। और अगर आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो चीनी के साथ साथ नमक का इस्तेमाल भी बिल्कुल कम कर दीजिए। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि अगर कोई परिवार झूठ बोलकर या कुछ जानकारी छिपाकर अपने लड़के या लड़की की शादी करा दे तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये हर परिवार की एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? और क्या ऐसे परिवार भी इस तरह के अपराधों के लिए बराबर के जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे? आज सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछता हूं, क्या आपने ऐसी कोई शादी या ऐसा कोई रिश्ता होते हुए देखा है जहां आप जानते हैं कि दोनों परिवारों में से एक या कई बार दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लड़के और लड़की के बारे में सारी जानकारी नहीं दे रहे हैं और जानकारियों को छुपा रहे हैं? क्या आपने भी ऐसी कोई शादी देखी है? क्या आपने ऐसा कोई रिश्ता होते हुए देखा है जिसमें दोनों परिवार एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, या दोनों नहीं तो एक परिवार झूठ बोल रहा है अपने बच्चे के बारे में? भारतीय न्याय संहिता में तो यह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को छिपाता है, उसकी जानकारी नहीं देता, तो उसे भी उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई परिवार झूठ बोलकर अपने बच्चे की शादी किसी और से करा दे और वो बाद में बच्चा जाकर हत्या कर दे, तो क्या उसके परिवार को भी इस हत्याकांड के लिए दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये वो सवाल है जिसके बारे में पूरा देश अब बात कर रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए जितनी जिम्मेदार सोनम है, क्या उतना ही जिम्मेदार सोनम का परिवार नहीं है? क्या सोनम का परिवार ये नहीं जानता था कि सोनम किसी और लड़के से प्यार करती है? और अगर ये परिवार ये बात राजा के परिवार को बता देता या सोनम पर शादी का दबाव ना डालता तो शायद राजा जिंदा होता। अगर सोनम का परिवार शादी से पहले ही राजा रघुवंशी को सब कुछ सच सच बता देता तो राजा आज हमारे बीच जिंदा होता। इंदौर में इस मुद्दे पर सोनम के परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इनमें भी सोनम के भाई गोविंद को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सोनम ने इस हत्याकांड के बाद सबसे पहला फोन अपने भाई गोविंद को ही किया था। और जिस राज कुशवाहा से सोनम प्यार करने का दावा करती थी, वो भी गोविंद की फैक्ट्री में ही काम करता था। और इसलिए इन आरोपों के बीच आज सोनम का भाई इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा, जहां वो पहले राजा की मां से गले लगकर खूब रोया और उसने ये भी कहा कि वो इस लड़ाई में अपनी बहन सोनम के साथ नहीं है, बल्कि राजा और उसके परिवार के साथ है।
मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है। सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की कि सोनम का भाई राजा के घर गया, राजा की माँ के साथ ये दोनों राजा का शोक मना रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ भी कैमरे के सामने हो रहा है। इसमें भी इस परिवार को कोई अपने निजी क्षण नहीं मिल रहे हैं, ये सब कुछ भी कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत सारे चैनल्स पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होगा। और ये बात दो परिवारों के बीच होनी चाहिए थी। इस तरह के जो क्षण होते हैं ये बड़े निजी क्षण होते हैं, लेकिन आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि राजा की जो माँ है वो कैसे मीडिया से बचने की कोशिश कर रही हैं, कैसे कैमरों से दूर भाग रही हैं। और आज राजा के घर पर जब सोनम का भाई पहुंचा तो वहां पर बड़ी संख्या में मीडिया मौजूद था और सोनम के भाई को बाकायदा वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें उसने राजा के परिवार से माफ़ी मांगने के बाद दो बड़ी बातें कही। पहली बात, सोनम के भाई को अब ये लगता है कि राजा की हत्या उसी की बहन ने कराई है, और दूसरा, उसने दोषी साबित होने पर सोनम को फांसी देने की मांग की है। और क्या कहा है देखिए। ठीक है, बोलिए। सामने उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। राजा की मां ने भी कहा है कि गोविंद ने उनसे कहा कि वो अपनी बहन को फांसी दिलाने में उनकी मदद करेगा। गोविंद ने माफ़ी मांगी है और गोविंद ने कहा है कि वो अपनी बहन के साथ नहीं बल्कि राजा के साथ है, राजा के परिवार के साथ है। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने? गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। आज आपको एक और खास बात देखनी चाहिए कि इस समय सोनम और राजा का घर मीडिया के लिए एक नया केंद्र बन चुका है, खास तौर पर राजा का घर। वहां तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक मीडिया सेंटर बन गया है। और राजा के घर के जिस हॉल में एक शोक सभा होनी चाहिए थी, जहां पर उसके परिवार के लोग बैठते, एक दूसरे को ढांढस देते, राजा को याद करते, उस हॉल में आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। न्यूज़ चैनल्स और पत्रकार अपनी हेडलाइंस में ये बता रहे हैं कि राजा की मां आज कितनी बार रोई,
राजा की बहन आज रोते हुए कैसे बेहोश हो गई। इस खबर में सबको अपनी अपनी टीआरपी दिख रही है और इसके लिए तमाशा भी खूब हो रहा है, लेकिन कोई भी इस परिवार की तकलीफ और इस परिवार को हुए नुकसान को समझ नहीं पा रहा है। कोई भी इस परिवार के शोक को समझ नहीं पा रहा है। आज आप इन तस्वीरों को देखिए, जब सोनम का भाई राजा की मां से मिलने के लिए आया और मीडिया ने यहां भी अपने माइक राजा की मां के मुंह पर लगा दिए और राजा की मां को इन माइक्स के बीच में से अपने आप को बचाना पड़ा, इन्हें पीछे हटाना पड़ा और सोनम के भाई ने भी मीडिया कर्मी और पत्रकारों से हाथ जोड़कर यह अपील की कि वो उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मीडिया ने शोक के इन पलों को भी अपने कैमरों में कैद कर लिया और बाद में इन्हें चैनल्स पर लाइव चलाया गया। हम इस घटना की मीडिया कवरेज के खिलाफ नहीं हैं, मीडिया को हर जगह जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम सिर्फ ये आज बताना चाहते हैं कि आज राजा के घर में मीडिया के कैमरों का ऐसा जमघट है कि अगर उसके माता पिता या उसकी बहन अकेले में राजा को याद करके रोना भी चाहें, शोक भी मनाना चाहें, तो वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो भी करेंगे मीडिया उसे हेडलाइन बनाएगा, जो भी करेंगे वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा और सारी दुनिया उसे देखेगी। और आज राजा के घर में राजा के परिवार के लोगों की संख्या कम है और मीडिया के लोगों की संख्या उनके घर में ज्यादा है। ऐसी खबरों की मीडिया कवरेज को शायद लोग बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस जमघट में अक्सर पीड़ित परिवार के जज्बात कहीं दब जाते हैं और उसके दुखों को खबरों की सुर्खियों और ब्रेकिंग न्यूज़ में तब्दील कर दिया जाता है। ये, जैसा हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये नया युग है, ये कलयुग है और ये जो पूरा केस है ये एक कलयुग का केस है। जो सब कुछ आपको अपने घर बैठे न्यूज़ चैनल्स पर लाइव दिख रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। अब आप देखिए इन तस्वीरों को। कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसके लड़ूंगा, मैं राजा के साथ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। सर, आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप बॉयकॉट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। सोनम के लिए दुखी नहीं है। दूसरी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत हुई, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है उनसे। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा, क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। चलो हो गया। निकलने दो भाई, गाड़ी कैसे निकलेगी? ये उस परिवार का हाल है जिसने अपना 29 साल का बेटा अभी हाल ही में खो दिया, जिस परिवार में 29 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई। शादी के तुरंत बाद हनीमून के दौरान ये उस परिवार के घर की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई हैं। आज इस परिवार को क्या चाहिए? ये परिवार शोक में डूबा हुआ है। ये परिवार अपने बेटे को याद करके रोना चाहता है। ये परिवार एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर एक दूसरे को हिम्मत देना चाहता है। ये परिवार इंसाफ चाहता है।
लेकिन ये सब करने के लिए भी इस परिवार को उस दिन से 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं मिला। आप कल्पना करके देखिए किसी ऐसे परिवार के बारे में जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो और उस परिवार को अपने ही घर में बैठने की जगह ना मिले, उस परिवार को शोक के लिए एक घर का, अपने ही घर का एक कोना ना मिले, और जो भी वो परिवार करे वो सब हेडलाइंस में आए और वो सब अलग अलग चैनल्स पर, स्क्रीन पर दिखाई दे। आज सोनम के भाई गोविंद ने एक और बड़ा खुलासा किया है, एक बहुत बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि राज कुशवाहा और सोनम का रिश्ता भाई बहन के जैसा था और राज सोनम को दीदी कहकर पुकारता था और सोनम भी हर साल राज को रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। यानी सोनम का भाई ये कह रहा है कि राज और सोनम के बीच इस प्रकार का कोई संबंध नहीं था, वो किसी रिश्ते में नहीं थे, वो एक भाई बहन की तरह थे और उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। के लिए बोलता था नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद, मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम के भाई ने सोनम और राज कुशवाहा की जो तस्वीर उसे दिखाई गई वो आज हमारे पास भी है, जो हमने आपको दिखाई। ये तस्वीर गोविंद की फैक्ट्री के ऑफिस में शायद खींची गई थी और ऐसी कई और तस्वीरें भी हैं जहां पर राज और सोनम साथ दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच कोई रिश्ता ना रहा हो। इनमें कुछ तस्वीरों की पुष्टि तो नहीं है, इसलिए हम आपको इन्हें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि इस हत्याकांड में शायद राज कुशवाहा को कड़ी सजा नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये पूरा हत्याकांड जो है ये राज कुशवाहा की वजह से हुआ है, क्योंकि सोनम राज कुशवाहा के साथ रहना चाहती थी, वो राज से प्यार करती थी और इन दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। सोनम को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन क्या राज को भी मिलेगी? लेकिन ऐसा लगता है कि राज को शायद कम सजा मिलेगी। असल में जब राजा रघुवंशी की हत्या की योजना बनाई गई तब राज कुशवाहा इसमें मुख्य रूप से शामिल था जब तक योजना बन रही थी, और आरोप है कि सारी योजना राज ने ही बनाई थी। 11 मई को शादी होने के 4 दिन बाद 15 मई को सोनम हनीमून पर जाने से पहले अपने माता पिता के घर आई और 16 मई को इंदौर के एक रेस्टोरेंट में वो राज कुशवाहा से मिली और राज के 3 दोस्तों से भी मिली। इनमें एक दोस्त का नाम विशाल सिंह चौहान है, दूसरे का नाम आनंद कुर्मी है और तीसरे का नाम आकाश राजपूत है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने राजा कुशवाहा की हत्या की है। इसी मुलाकात में सोनम ने राज कुशवाहा और उसके दोस्तों को मेघालय आने के लिए 50,000 रुपए दिए और यह तय हुआ कि सोनम राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन भेजेगी और बाद में एक सुनसान जगह देखकर राजा को मेघालय में जान से मार दिया जाएगा। 17 और 18 मई की रात को जब राज कुशवाहा अपने इन 3 दोस्तों के साथ इंदौर से दिल्ली आने वाला था और दिल्ली में उन्हें ट्रेन से गुवाहाटी के लिए रवाना होना था, उस दिन राज कुशवाहा ने कुछ बहाना बनाकर साथ जाने से इनकार कर दिया। इस लड़के ने अपने दोस्तों से कहा कि वो मेघालय जाकर राजा की हत्या को अंजाम दे, वो जाकर अंजाम दें और राज कुशवाहा यहीं रुककर सारी चीजों को मैनेज करेगा। यानी आखिरी समय पर राज कुशवाहा अपने इन 3 दोस्तों के साथ मेघालय नहीं गया और उसने कहा कि आप जाइए, हत्या कीजिए, मैं यहीं बैठकर सब मैनेज करूंगा। यह बात उस समय की है जब सोनम और राजा भी अपने हनीमून के लिए इंदौर से रवाना नहीं हुए थे। तीनों आरोपी 17 और 18 मई की रात को इंदौर से निकले और सोनम और राजा 20 मई को इंदौर से गुवाहाटी के लिए फ्लाइट से वहां पर पहुंचे। सोनम राज कुशवाहा के दोस्तों को लगातार अपनी लाइव लोकेशन भेज रही थी। इसी के बाद आरोपियों ने राजा की हत्या की। यहां पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर यह बात साबित हो गई कि राज कुशवाहा इंदौर में ही था और वो मेघालय नहीं गया था, तो उसके खिलाफ ज्यादा ठोस केस बन नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ आपराधिक साजिश रचने के लिए सजा होगी और यह सजा सोनम को मिलने वाली सजा से कम होगी।
और आप ये भी कह सकते हैं कि इस घटना में 20 साल का राज कुशवाहा 25 साल की सोनम से कहीं ज्यादा शातिर निकला। आज पुलिस ने एक और खुलासा किया है और बताया है कि इस घटना में उसे सबसे पहली लीड सोशल मीडिया से मिली। पुलिस को यह शक हुआ कि जो राजा और सोनम अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, उन्होंने अपने हनीमून के दौरान सोशल मीडिया पर एक भी तस्वीर और वीडियो पोस्ट क्यों नहीं किया, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने सोनम के एंगल से इस पूरे मामले की जांच शुरू की। आज शिलांग की एक अदालत में सोनम, राज कुशवाहा और बाकी के आरोपियों को पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब वहां उनसे गहन पूछताछ होगी, पुलिस के पास इतना समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की जांच में यही पता चला है कि सोनम और राज एक दूसरे से प्यार करते थे और इसी प्यार के लिए उन्होंने राजा की हत्या करवाई। लेकिन आज एक और बड़ी बात यह पता चली कि अब सोनम और राज कुशवाहा भी एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और सोनम कह रही है कि राज इस हत्या का मास्टरमाइंड है और राज ये कहता है कि इसकी मास्टरमाइंड सोनम है। यानी ये प्यार पुलिस की 2 दिनों की हिरासत को भी झेल नहीं पाया, जरा सी पूछताछ को झेल नहीं पाया, जबकि इसी प्यार के लिए इन दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की। फिलहाल अभी हम लोग को ये पता चला है कि ये सभी ने मोर और लेस कन्फेस कर लिया कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। नहीं, उसका फ़ोन नहीं मिला है और उसका रिकवरी हम लोग ने कल किए थे। वो इंडोर से एक एक्यूज का वो जो कपड़े जो उसने पहना था उस मतलब मर्डर का दिन में, वो कपड़ा हम लोग ने रिकवर किया। देखिए, वो हम लोग ने जो मिला है वो तो हम लोग ने सीज किया है, लेकिन वो जो मेन फ़ोन जो है वो सोनम का फ़ोन, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और अभी तक तो मतलब जैसा मैंने बताया कि वो लोग तो मोर और लेस कन्फेस कर लिया है, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड का बात है वो अभी तक एक दूसरे को वो लोग ब्लेम कर रहा है कि जैसा सोनम बोल रहा है कि राज मास्टरमाइंड है, राज बोल रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। तो ये जो सच्चाई जो है वो वो लोग सभी को आमने सामने बैठा के जब पूछताछ करेंगे तब उसका ये सच्चाई सामने आएंगे। आज एक बात हम और कहना चाहते हैं और वो सबसे पहले हमारे देश के परिवारों से कि जब शादी के लिए कोई रिश्ता हो रहा हो, उस समय आपको पूरी ईमानदारी से अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए, अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। ये वो समय है कि कोई भी रिश्ता अगर ईमानदारी पर टिका होगा तो वो लंबा चलेगा, और अगर रिश्ता जोड़ते समय ही बेईमानी से शुरुआत होगी, झूठ से शुरुआत होगी, जानकारियों को छुपाया जाएगा, उनकी तनख्वाहों के बारे में झूठ बोला जाएगा, उन्हें क्या क्या करना आता है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनकी शख्सियत कैसी है, इस सब के बारे में झूठ बोला जाएगा, तो फिर ये रिश्ते आगे काम नहीं आएंगे। इसलिए आज की 2 सीख हैं आपके लिए। पहली सीख ये कि शादी का रिश्ता जोड़ते समय कभी भी झूठ ना बोलें, और मान लीजिए अगर शादी जैसी गलती हो भी जाती है और शादी के बाद आपको ये लगे कि ये गलती हो गई, ये शादी का काम ठीक नहीं हुआ है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प हैं। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में पुलिस है, हमारे देश में अदालतें हैं। अगर शादी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप तलाक की अर्जी दे सकते हैं, आपका तलाक हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। आज आप काउंसलिंग ले सकते हैं जिससे आपके रिश्ते ठीक भी हो सकते हैं। यानी किसी की हत्या कर देना उस शादी से बाहर निकलने के लिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये 2 सीख हैं। पहली है परिवारों के लिए कि वो कभी भी रिश्ता जोड़ते समय झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, और दूसरी है युवाओं के लिए कि अगर शादी जैसी गलती उनसे हो भी जाती है तो उसके बाद भी वो हमेशा याद रखें कि उनके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प हैं इससे बाहर निकलने के लिए। और आप भी आज अपने घर में ये डिस्कशन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, कि आपने ऐसी कितनी शादियां अटेंड की हैं जहां आप ये जानते थे कि शादी में जो 2 परिवार जुड़ रहे हैं उनमें से किसी एक ने अपने बच्चे के बारे में झूठ बोला है, धोखा दिया है, बात जो है वो सही से नहीं बताई है। आप खुद आज इसके बारे में सोचिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप हमें लिख भी सकते हैं। अब हम आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहते हैं और भारत की कुछ डाक टिकट दिखाना चाहते हैं जो 1960,
1970 और 1980 के दशक में हमारी सरकारें जारी किया करती थीं और ये सारी जो डाक टिकट हैं ये परिवार नियोजन के बारे में थीं। इनमें परिवार नियोजन के स्लोगन लिखे होते थे और लोगों को ये बताया जाता था कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है और 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं। आप देखिए, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के ज़माने की डाक टिकट आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में यह पता चला कि भारत ने इस लक्ष्य को हासिल तो कर लिया, क्योंकि अब भारत की जो माएँ हैं वो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं कर रही। लेकिन अब भारत ने यह लक्ष्य हासिल करने के बाद भी इसका कुछ फायदा भारत को नहीं होगा, क्योंकि अब लक्ष्य बदल चुका है। और उसका कारण यह है कि हम 2 हमारे 2 के नारे वाले देश भारत में महिलाएं औसतन अब 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। हमारा लक्ष्य तो यह था कि 2 बच्चे पैदा हों हर परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे ना हों। लेकिन अब हर परिवार में औसतन 2 से भी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक औरत भारत में औसतन 1 बच्चे से भी कम पैदा कर रही है, 2 बच्चों से भी कम पैदा कर रही है। और भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में अब सबसे ज्यादा 146 करोड़ हो चुकी है। तो इस समय औपचारिक रूप से भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन से भी हम आगे निकल गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में भारत की जन्म दर 1.94% है, जो वर्ष 2011 की जनगणना में 2.2% हुआ करती थी और आज से 65 साल पहले तो ये 6% थी। अंग्रेजी में इसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हर महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। 65 साल पहले भारत में हर महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। 6 बच्चों को एक महिला जन्म देती थी आज से 65 साल पहले। लेकिन अब भारत में हर महिला पर औसतन 2 बच्चों का भी जन्म नहीं हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की जन्म दर हम 2 हमारे 2 के लक्ष्य से भी नीचे आ गई है और यह पैटर्न खतरे की एक घंटी हो सकता है हमारे लिए। अमेरिका की जन्म दर इस समय 1.6% है, ब्रिटेन की 1.5%, फ्रांस की 1.6%, जापान की 1.2% और दक्षिण कोरिया की जन्म दर तो सिर्फ 0.7% रह गई है। और भारत की जन्म दर भी धीरे धीरे इन देशों की जन्म दर के आसपास पहुंच रही है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये सारे देश अब बूढ़े हो रहे हैं। इन देशों में काम करने के लिए युवा बचे नहीं हैं। यहाँ युवाओं की आबादी कम है और इन देशों की जनसंख्या अब असंतुलित हो गई है और लगातार जनसंख्या कम हो रही है। उस जनसंख्या में भी काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है और जो बूढ़े लोग हैं, जो कोई काम करने के काबिल नहीं है, उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर भारत भी इन देशों के क्लब में शामिल होता है तो हमारे सामने भी इसी तरह की चुनौतियां होंगी और हम समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। यानी हमारा जो लक्ष्य था वो तो ये था कि हम विकसित भारत बनेंगे और हम अमीर बनेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 24.2% है जिनकी उम्र 14 साल या उससे भी कम है। 15 से 64 साल के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा हमारे देश में है, 68.7%, और 65 साल से ज्यादा लोगों की आबादी लगभग 7% है। किसी भी देश के लिए उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत मायने रखती है, जिसका मतलब होता है उस देश के ऐसे लोग जो कामगार की श्रेणी में आते हैं, जो काम कर सकते हैं। भारत में अभी 15 से 64 साल के कामगारों की आबादी 68% है और इस लिहाज से भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा है। इसीलिए हम अभी दुनिया के सबसे युवा देशों में हैं। बड़े देशों में हम सबसे ज्यादा युवा हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ताकत हमारे पास है काम करने की, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा हैं। हालांकि जिस तरह जन्म दर कम होने से चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, वैसा ही संकट भारत के सामने भी आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले 40 वर्षों तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी और वर्ष 2065 तक हमारी आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी और भारत उस वक्त भी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। लेकिन इसके बाद भारत की जनसंख्या कम होनी शुरू होगी और भारत में युवाओं के मुकाबले बूढ़े लोगों की आबादी ज्यादा होगी। मौजूदा समय में भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है और आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है। लेकिन 65 साल बाद वर्ष 2090 में भारत की आधी आबादी की उम्र 40 साल से ज्यादा होगी और भारत तेजी से एक बूढ़ा होता हुआ देश बन जाएगा।
भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम जब तक अमीर और एक विकसित राष्ट्र बनेंगे तब तक हमारे देश की आबादी बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। भारत की तुलना में जो कुछ और देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और सऊदी अरब, इस तरह के देश हमारे मुकाबले कहीं ज़्यादा जवान होंगे। आज जब भारत में हर महिला पर औसतन 2 बच्चों का भी जन्म नहीं है, तब अफगानिस्तान में हर महिला 4.7 बच्चों को जन्म दे रही है, यमन में 4.5, सूडान में 4.2, पाकिस्तान में 3.5, गाजा में 3.2, इराक में 3.2 और बांग्लादेश में भी हर महिला पर औसतन 2.1 बच्चों का जन्म है। अगर किसी देश को अपनी जनसंख्या स्थिर रखनी हो तो उसे अपनी जन्म दर कम से कम 2.1% पर रखनी होगी, मेंटेन करनी होगी 2.1% पर। और जो देश हमने अभी आपको बताए, इन देशों की जन्म दर इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन भारत की जन्म दर अब 1.9% रह गई है, जो आगे चलकर चिंता की बात होगी। भारत में जन्म दर कम होने के 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण आर्थिक तंगी या आर्थिक बोझ। भारत में 38% लोग मानते हैं कि उनकी आमदनी और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मौजूदा समय में ज्यादा बच्चों की शिक्षा, इलाज और पालन पोषण का खर्च उठा पाएं। इस वजह से भारत में बहुत सारे युवा अब शादी से बचना चाहते हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दूसरी बात, 22% भारतीयों का कहना है कि वो बच्चे तो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन या तो उनका घर बहुत छोटा है या उसमें कमरे बहुत कम हैं, और इसमें माता पिता भी घर में उन्हीं के साथ रहते हैं या वो किराए के मकान में रहते हैं और किराया बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब वो और ज़्यादा बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा, 18% लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बच्चा हुआ भी तो उस बच्चे को संभालेगा कौन, वो नौकरी पर कैसे जाएंगे, अपने काम कैसे करेंगे, माँ बाप की गैर मौजूदगी में बच्चों की देखभाल कौन करेगा। और यही सब सोचते हुए आजकल के युवा या तो बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते या सिर्फ एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं। और आखिरी बात ये कि 21% लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी पक्की नहीं है या वो नौकरी ढूंढ ही रहे हैं, इसलिए वो जब तक आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो जाते तब तक वो बच्चे पैदा करने के बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहते। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब देर से बच्चा पैदा करते हैं। 1960 में जब भारत में हर महिला पर औसतन 6 बच्चों का जन्म होता था, तब हमारे देश में बेरोजगारी भी ज्यादा थी, गरीबी भी ज्यादा थी, आर्थिक अस्थिरता भी ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद उस जमाने में लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे। एक तो जानकारी का अभाव था, जागरूकता नहीं थी, और इसका कारण यह भी था कि उस जमाने में भारत में जॉइंट फैमिलीज होती थी, लोगों को बच्चों की देखभाल की चिंता नहीं होती थी, बच्चे अपने आप पल जाते थे। लेकिन आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली के दौर में शादी के बाद ही ज्यादातर युवा अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, काम के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल लगने लगती है। और जिन देशों की जन्म दर भारत से भी कम है, वहां अब लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए वहां की सरकारें इंसेंटिव्स दे रही हैं, इनाम दे रही हैं, पुरस्कार दे रही हैं। जैसे चीन में जो परिवार 3 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करता है, उसे भारतीय रुपए में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, पिता को भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है, और बच्चों की देखभाल पर जो खर्च होता है उस पर टैक्स में छूट है। इसी तरह जापान में भी बच्चों के जन्म पर सरकारी सब्सिडी मिलती है। दक्षिण कोरिया और यूरोप के देशों में भी ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए सरकारें पैसा दे रही हैं, इंसेंटिव्स दे रही हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत अपनी जन्म दर को बढ़ाने के लिए इस मॉडल को अपना नहीं रहा। आंध्र प्रदेश में जन्म दर कम होने के कारण वहां की सरकार ने बच्चे पैदा करने पर परिवारों को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार भी इसे लेकर अब अलग अलग जगह से योजनाएं बना रही हैं, जहां बच्चों की देखभाल के लिए परिवारों को पैसा मिल सके। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इतने से काम नहीं चलेगा। एक बच्चे को जन्म से लेकर आखिर तक पैदा करना, उसे बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, उसे 20-25 साल तक पाल पोस कर बड़ा करना, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। और अब परिवार इस खर्चे से डरने लगे हैं। हमारे देश में अब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की मांग होती थी, लेकिन अब इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार को जनसंख्या बढ़ाने के लिए शायद कोई नया कानून लाना होगा। वर्ष 1975 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले। आपने भी वो फिल्म जरूर देखी होगी। और इस फिल्म के एक सीन में कालिया नाम का एक किरदार है और वो अपनी जान बचाने के लिए गब्बर सिंह से कहता है कि सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। और ये डायलॉग उस समय बड़ा मशहूर था।
आज भी बहुत सारे लोग ये डायलॉग याद करते हैं, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। अगर ये फिल्म आज रिलीज होती तो ये डायलॉग आज किस तरह से बोला गया होता? शायद कालिया आज गब्बर सिंह से ये कहता कि सरदार अब मैं आपका और नमक नहीं खा सकता क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अब मैं आपका नमक नहीं खाऊंगा क्योंकि अब मुझे हाइपरटेंशन है। ये बात इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि भारत के लोगों ने नमक खाने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। भारत में 10 जून को हुई एक नेशनल वर्कशॉप में ये बात पता चली कि भारत के लोग प्रतिदिन 8 से 12 ग्राम नमक खाते हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रतिदिन 12 ग्राम नमक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तर भारत के लोग खाते हैं। ये मात्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश से दुगने से ज़्यादा है। WHO कहता है कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को प्रतिदिन 5 ग्राम या उससे कम नमक खाना चाहिए, लेकिन भारत के लोग हर दिन 8 से 12 ग्राम नमक खा रहे हैं। भारत सरकार ने भी अपनी वर्ष 2022 और 23 की रिपोर्ट में ये बताया था कि भारत में हर व्यक्ति पर सालाना 14 किलोग्राम नमक की खपत होती है। इसके अलावा हमारे घरों की रसोई में जो खाना पकाया जाता है उसमें हर साल पूरे भारत में 700 करोड़ किलोग्राम नमक का इस्तेमाल होता है। भारत के लोग दिन भर में जितना नमक खा रहे हैं उनमें से 80% नमक उनके घर के खाने से आ रहा है और नमक खाने के मामले में भारत के लोग दुनिया के ज़्यादातर देशों से आगे हैं। ब्रिटेन में हर व्यक्ति प्रतिदिन 7.1 ग्राम नमक खाता है, फ्रांस में 7.6, अमेरिका में 8.9, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 8.9, अफगानिस्तान में भी हर व्यक्ति प्रतिदिन 6.4 ग्राम नमक खा रहा है, जो भारत से भी कम है। चीन की गिनती दुनिया के उन देशों में है जहां हर दिन सबसे ज्यादा 17.7 ग्राम नमक खाया जा रहा है। आजकल आप ऐसे कई वीडियोस देखते होंगे जिनमें लोगों को जिम में वर्कआउट करते समय या कहीं नाचते गाते हुए या कहीं अचानक से बैठे हुए या खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाते हैं, अचानक से मौत हो जाती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन इनमें एक कारण नमक का ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी है। ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाने से लोगों को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और हाल ही में WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि ज़रूरत से ज़्यादा नमक का सेवन करने से दुनिया में 70 लाख लोगों की मौतें हो सकती हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा मौतों का खतरा भारत में है। WHO का कहना है कि अगर भारत के लोग 8 से 12 ग्राम की जगह प्रतिदिन 5 ग्राम या उससे कम नमक खाना शुरू कर दें तो देश में हृदय रोगों से 3 लाख मौतें कम हो जाएंगी। हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले 17 लाख कम हो जाएंगे। इस समस्या की जड़ में एक कारण यह भी है कि भारत के लोग पश्चिमी देशों की बहुत नकल करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में डाइनिंग टेबल पर या रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में जब आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो टेबल पर नमक की एक शीशी ज़रूर रखी होती है और ये आपके खाने में नमक की मात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ये इसलिए रखी जाती है ताकि लोगों को अगर लगे कि नमक कम है तो वो अपने खाने में और ज़्यादा नमक डाल लें। ये संस्कृति असल में अमेरिका और पश्चिमी देशों से आई है, जहाँ सब्जियों को उबाल कर खाया जाता है और बाद में उसमें ऊपर से नमक डाला जाता है। वो पकाते समय नमक नहीं डालते। इसी वजह से पश्चिमी देशों के लोग खाने के साथ अपनी डाइनिंग टेबल पर नमक और पेपर की शीशियां रखते हैं, लेकिन बाद में भारत के लोग बिना सोचे समझे इस संस्कृति को उन्होंने अपना लिया और हमने ये सोचा ही नहीं कि हमें खाना पकाने के बाद उसमें ऊपर से नमक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना पकाते वक्त ही उसमें नमक और दूसरे मसाले डाल दिए जाते हैं कुकिंग के समय ही। हालांकि अब सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि वो नमक के सेवन को कम करना चाहती है और भारत ने वर्ष 2030 तक यानी अगले 5 साल में नमक की खपत को 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे अपील की थी कि आप खाने में कम तेल का इस्तेमाल करें, इससे आपका वजन कम होगा। यानी तेल, नमक और चीनी से आपको सावधान रहना है। आप नमक का सेवन कम करने के लिए ये 5 उपाय अपना सकते हैं, जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। पहला, अपने डाइनिंग टेबल से आज ही इसी वक्त नमक की शीशी को हटा दीजिए। दूसरा, खाना बनाते समय ही कम नमक का उपयोग करें। हमारी जो महिला दर्शक हैं जो शायद रसोई में खाना बनाती हैं, उन्हें या अगर कोई और खाना बनाता है तो उसे आप अभी ये बताएं कि खाने में नमक का प्रयोग कम कर दें आज से ही। तीसरा,
नमक को आप नींबू से भी रिप्लेस कर सकते हैं, नमक की आवश्यकता नहीं है, नींबू डाल लीजिए। चौथा, पैकेट बंद स्नैक्स और नमकीन खाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए क्योंकि उनमें बेहद नमक होता है। और पांचवा उपाय ये, आप सफेद नमक को अपने रसोई घर से हटाकर सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो केमिकली प्रोसेस्ड नहीं होता और इसमें 90 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और इसमें आयरन और आयोडीन की मात्रा सबसे कम होती है। आखिर में आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि एक तरफ देश में लोग ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इतना नमक खाकर भी देश के नमक के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए आपने देखा होगा हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं, अभी हाल ही में ऐसे लोगों की बड़ी पहचान हुई जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार है जबकि वो नमक खा रहे हैं भारत का। और आपको ये भी याद होगा कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी चीनी कम, अब शायद एक और फिल्म का समय आ गया है जिसका नाम होना चाहिए नमक कम। तो चीनी शायद आप पहले ही कम कर चुके हैं, अब चीनी के बाद नमक कम करने का समय आ गया है। ये दोनों जो सफ़ेद वस्तुएं हैं, चाहे चीनी हो या नमक हो, इन दोनों को आप अपने जीवन से बेहद कम कर दीजिए। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि अमेरिका के जिस कैलिफोर्निया राज्य में दुनिया की बड़ी टेक कंपनी एप्पल का मुख्यालय है, उसी कैलिफोर्निया में एप्पल के स्टोर्स को कैसे लूटा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां के एप्पल स्टोर से मोबाइल फोन, आईपैड्स, एप्पल वॉचेस और जो भी सामान उनके हाथ लगा सब कुछ लूट लिया, इस स्टोर को नुकसान पहुंचाया। ये कैलिफोर्निया में एप्पल का स्टोर है और कैलिफोर्निया राज्य पिछले 5 दिनों से दंगों की चपेट में है। लॉस एंजलिस शहर में विरोध प्रदर्शन थमने की बजाय अब और उग्र हो रहे हैं और अब ये भीड़ हिंसा और आगजनी के साथ साथ लूटपाट पर उतर आई है और अब वहां की दुकानों को खुलेआम लूटा जा रहा है और यहां की गाड़ियों में भी आग लगाई जा रही है। back behind. लॉस एंजलिस शहर में हिंसा को देखते हुए यहां के कई इलाकों में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और फिलहाल ये कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। अगर तब भी हालात काबू में नहीं आए तो कर्फ्यू आगे भी जारी रह सकता है और दंगों को रोकने के लिए लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स के बाद 700 मरीन फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। अगर आप आज लॉस एंजलिस शहर को देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सेना की कोई छावनी है, इतने सैनिक आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ हर इलाके में अमेरिकी सैनिक नजर आ रहे हैं और ये हिंसक प्रदर्शन असल में अवैध घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए हैं। अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन ट्रंप का चुनावी वादा था। उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, ये दंगे शुरू हो गए और अब इन दंगों को कंट्रोल करना ट्रंप सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुकी है। कैलिफोर्निया के दंगे पर अब लड़ाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर के बीच शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ कैलिफोर्निया राज्य की तरफ से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया है जिसमें नेशनल गार्ड के सैनिकों की तैनाती को चुनौती दी गई है कि ट्रंप के पास यह अधिकार नहीं है कि वो अमेरिका की सेना को यहां तैनात कर दें। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर को ही गिरफ्तार करने की बात कही है। अब कैलिफोर्निया को लेकर अमेरिका की सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी और विपक्ष की डेमोक्रेटिक पार्टी आमने सामने है, जमकर राजनीति हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि कैलिफोर्निया जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वो अमेरिका की शांति और संप्रभुता पर हमला है और उनका प्रशासन लॉस एंजलिस को हर हाल में आजाद करेगा। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आरोप लगाया है कि ट्रंप पर
कैलिफोर्निया के अधिकारों को वो कुचल रहे हैं और वहां के लोगों को वो डरा रहे। Commander in Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers, and seamstresses. That's just weakness masquerading as strength. Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point. कैलिफोर्निया अमेरिका का वो राज्य है जो पारंपरिक रूप से वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक राज्य माना जाता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं। इसलिए ये लड़ाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया के गवर्नर की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं, जबकि कैलिफोर्निया के गवर्नर ट्रंप को तानाशाह बताते हैं और कैलिफोर्निया की गिनती अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर राज्यों में होती है। कैलिफोर्निया को अमेरिका की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। अगर कैलिफोर्निया एक अलग देश होता तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था 352 लाख करोड़ रुपए के साथ जापान और ब्रिटेन से भी बड़ी है। यही नहीं, कैलिफोर्निया की आर्थिक विकास दर दुनिया के शीर्ष 3 देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कैलिफोर्निया स्टार्टअप्स के लिए सबसे पसंदीदा जगह है और सिलिकॉन वैली भी इसी कैलिफोर्निया में है, जहां एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं। इन 5 बड़ी कंपनियों का वैल्यूएशन ही 1089 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड भी इसी कैलिफोर्निया में है, जिसका व्यवसाय लगभग 7,91,000 करोड़ रुपए का है। सच तो यह है कि वहां की इन बड़ी बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स में काम करने वाले ज्यादातर लोग बाहर से ही आए हैं, अप्रवासी हैं। कैलिफोर्निया में अमेरिका के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा अप्रवासी रहते हैं। एक थिंक टैंक के अनुसार कैलिफोर्निया में लगभग 1 करोड़ 6 लाख अप्रवासी रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कैलिफोर्निया में लगभग 18 लाख ऐसे अप्रवासी थे जिनके पास दस्तावेज नहीं थे। राष्ट्रपति ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर अब यहां विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और वहां के दंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बड़ी परीक्षा है। अब आप देखिए, जब भारत में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, तब हमारे देश में भी बड़ा हंगामा होता है, हमारे देश में भी बड़ी राजनीति होती है और बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो हमारे देश में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब अमेरिका में भी शायद बहुत सारे लोग यही कहने लगे हैं कि हम भी कागज नहीं दिखाएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक, ये ब्रेक है 3 मिनट का और 3 मिनट के बाद जल्दी से हम लौटते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो
तभी होता है शुभारंभ। इसलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब हम एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए करेंगे, क्योंकि अब हम कबीर सिंह के युग में संत कबीरदास के विचारों को डिकोड कर रहे हैं। आज संत कबीरदास की जयंती है और उनका जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। संत कबीरदास सिर्फ भक्ति आंदोलन के एक सूफी संत नहीं थे, बल्कि वो सामाजिक जीवन का दर्शन शास्त्र भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आज आपको उनके कुछ विचार ज़रूर जानने चाहिए। आज की चुनौतियों में वो बहुत काम आएंगे। आज जब हमारा पूरा देश कबीर सिंह के युग में जी रहा है और जब सच्चे रिश्ते ही नहीं बल्कि सच्चे इंसान होने का मतलब भी पूरी तरह से भुला दिया गया है, उसकी परिभाषा ही बदल चुकी है, तब आपको संत कबीरदास के दोहे जीवन जीने का सही रास्ता दिखा सकते हैं। वर्ष 2019 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कबीर सिंह, जिसका सार ये था कि अपने पार्टनर के साथ हिंसा करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना और ब्रेकअप के बाद नशे में डूब जाना असली प्यार है। लोगों ने इसी को असली प्यार माना था। उस समय बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो कहती थी काश उनका प्रेमी भी ऐसा होता, लेकिन हकीकत में प्यार ऐसा नहीं होता। संत कबीरदास का एक मशहूर दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि प्रेम को ना तो खेत में उगाया जा सकता है, ना ही बाजार से खरीदा जा सकता है। ये तो ऐसा भाव है जिसे पाने के लिए व्यक्ति को अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। लेकिन सोचिए आजकल जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें ये प्यार और ये त्याग क्या कहीं आपको दिखता है? आज रिश्तों में ज़्यादातर झगड़े का कारण हमारी वाणी है, लेकिन कबीरदास इस पर भी एक दोहा लिख कर गए हैं और ये दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी ऐसी मीठी वाणी बोलिए जिसमें अहंकार ना हो और आपके शब्द दूसरों को भी ठंडक दें और इससे आपको भी ठंडक और शांति मिले। क्या आप ऐसी भाषा बोलते हैं? कबीरदास का एक और दोहा है जो बताता है कि जीवन में पैसा नहीं बल्कि संतुलन और संतोष होना चाहिए। उनका एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी भगवान से इतनी प्रार्थना है कि जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपको मिले और आपके जीवन में संतोष और संतुलन की कोई कमी ना रहे। इसीलिए उन्होंने कहा इतना दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का पूरा काम चल जाए और मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर में अगर कोई साधु आए तो वो भी मेरे घर के मेरे दर से भूखा ना जाए, इतना दीजिए। एक और उनका दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी संकट में नहीं बल्कि हर समय ईश्वर को याद करना चाहिए। और आखिरी आप ये देखिए, दुख में सिमरन सब करें सुख में करे ना कोई। तो
इसके भी बड़े गहरे मायने हैं। और आखिरी दोहा ऐसा है जो आपके अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकता है, और वो है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी सबके लिए अच्छा और भला सोचिए, किसी से भी पक्षपात या द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन सोचिए, आज कबीर सिंह के युग में कोई संत कबीरदास के इन दोहों और इनमें बताई गई सीखों को कितना याद रखेगा। और अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो युग तो है कबीर सिंह का, लेकिन इस समय हमें विचारों की जो जरूरत है वो है संत कबीरदास के विचारों की। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सुखी होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं। नमस्कार।